हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं पिछले क्लास में आपको बताया था बैक्टीरिया के बारे में। मैं आपको कहा भी था कि बैक्टीरिया को पढ़ने से पहले आपको जो अप्रोच रखनी है, व्हाट, हाउ, व्हाई एंड हु, उसी अप्रोच को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको भी ये भी बताया था कि बैक्टीरिया की ओरिजिन कैसे हुई है, बैक्टीरिया अर्थ पे कैसे आया, बैक्टीरिया लाइफ लाने में कैसे पार्टिसिपेट किया, बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर बनाने में कैसे पार्टिसिपेट किया। विदाउट बैक्टीरिया लाइफ पॉसिबल नहीं थी अर्थ पे। शायद बैक्टीरिया नहीं आया होता तो अर्थ पे लाइफ नहीं बनी होती। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि ओजोन लेयर में डेवलपमेंट कैसे होता है इसका। उस दिन बैक्टीरिया की ओरिजिन के बारे में बात किए थे। आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया की हिस्ट्री के बारे में। क्या है बैक्टीरिया में अभी तक कौन कौन से ऐसी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ है, बैक्टीरिया कैसे डेवलप किया, बैक्टीरिया में अभी तक क्या क्या वर्क हुए हैं, और बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा किसने। तो बैक्टीरिया को जानने से पहले एक वर्ड जानना बहुत जरूरी है। इसका बैक्टीरिया नाम ही क्यों पड़ा। अभी तक तो हम इसकी ओरिजिन की बात कर रहे थे, आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया का नाम कैसे पड़ा। बैक्टीरिया का नाम सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एरनबर्ग। एरनबर्ग ने 1828 में यानी 1828 में बैक्टीरिया का नाम बैक्टीरिया रखा। लेकिन एक्चुअल में बैक्टीरिया को बैक्टीरिया क्यों कहते हैं, तो जैसे संस्कृत वर्ड होते हैं, हिंदी में वर्ड होते हैं, वैसे साइंटिफिक कंडीशन को समझने के लिए पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जिस वर्ड को मान्यता मिली है उसमें दो वर्ड बहुत फेमस है। एक वर्ड है लैटिन वर्ड और दूसरा वर्ड है ग्रीक वर्ड। इन्हीं दोनों वर्ड को लेके हम साइंटिफिक रीजन पे उसको डेसिफर किया जाता है, मतलब उसमें से खोज के निकाली जाती है वर्ड की मीनिंग। और उसी वर्ड की मीनिंग को खोज के निकाला था किसने, एरनबर्ग ने। एरनबर्ग ने लैटिन वर्ड में जो इसका डेसिफर नाम दिया गया था उसे हम कहते हैं स्टाफ कहते हैं। और ग्रीक वर्ड में जो वर्ड खोज के निकाला गया था उसे कहा जाता है केन। स्टाफ का मतलब होता है स्टिक का मतलब होता है छड़ी यानी डंडा। बैक्टीरिया जो सबसे पहले देखा गया था उसका जो शेप था वो था छड़ी के नुमा या डंडे के आकार का, तो उसी को हम कहते हैं स्टाफ। किसमें, लैटिन वर्ड में। लेकिन ग्रीक वर्ड में इसी का नाम पड़ जाता है केन, और केन को भी कहा जाता है रॉड यानी रॉड शेप्ड। तो सबसे पहले बैक्टीरिया का जो नाम डेसिफर किया गया एरनबर्ग के द्वारा, CJ एरनबर्ग थे। इन्होंने 1828 में डेसिफर करके इसका नाम रखा स्टाफ या केन, और इसी को कहते हैं रॉड शेप्ड। मतलब जब सबसे पहले जो बैक्टीरिया खोजा गया था वह किस तरीके का था, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया था। सबसे पहले रॉड शेप्ड बैक्टीरिया देखा गया था, और इसी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होने की वजह से इसका नाम बैक्टीरिया रखा गया। सबसे पहले इंट्रोड्यूस जो टर्म दिया गया वह बैक्टीरियम टर्म दिया गया। ये तो था इसका नाम पड़ने का कारण, कैसे इसका नाम इंट्रोड्यूस किया गया। अब बात करते हैं कि बैक्टीरिया देखा कैसे गया, खोजा कैसे गया। तो बैक्टीरिया को खोजने से पहले एक बुक लिखा, एक ऑथर थे माइक्रस टेरेनियस वैरो। उन्होंने एक बुक लिखा। ये इटली के साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक बुक लिखा था और उस बुक में बताया था कि कोई भी डिजीज, कोई भी रोग का कारण कोई जंतु ही होता है, और जंतु होने की वजह से नाम तो नहीं दिया था। और ये कब लिखा गया था बुक, लगभग आज से 2000 साल पहले। तो 2000 साल पहले इसका नाम लिखा गया, और उन्होंने एक बुक में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था कि किसी भी रोग का कारण क्या होता है, कोई एनिमल होता है। लेकिन उसका नाम कभी इन्होंने बैक्टीरिया नहीं बताया। उसके बाद समय बीतते गए और
समय के साथ साथ लगभग 1676 में एक माइक्रोस्कोपिस्ट, मतलब माइक्रोस्कोप का इन्वेंट करने वाले एक साइंटिस्ट ने, उनका एक क्वालिटी था कि वह वाटर में वह टीथ के स्कैब जो होते हैं, जो जम्स होते हैं, उनको खुरुच के देखना, स्पर्म को देखना उनकी आदत थी। वह अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाए थे, खुद का इन्वेंट किए थे, सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप खुद का बनाए थे। और वह कोई साइंटिस्ट नहीं थे, एक तरीके का इन्वेंटर थे जो एक खिलौने के तरीके का लेंस बनाया था। और उनकी आदत थी हर माइन्यूट चीज को देखने का। सबसे पहले उन्होंने फ्रेश वाटर में एक ऑर्गेनिज्म देखा था जो आप जानते भी होंगे, प्रोटोजोआ, यानी अमीबा को देखने वाले साइंटिस्ट भी कौन थे? वह थे एंटोनी वान लीवेनहाक। ये नीदरलैंड के रहने वाले थे, एक डच साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1676 में सबसे पहले बैक्टीरिया को दांत के मैल को खुरुच के देखा और उसका नाम रखा एनिमलकुलस। एनिमलकुलस या एनिमलकुली भी कहते हैं इसको। और इसी एनिमलकुली का नाम एरनबर्ग ने बाद में क्या रख दिया? बैक्टीरिया। इसीलिए एंटोनी वान लीवेनहाक को हम क्या कहते हैं? फाउंडर ऑफ बैक्टीरिया या फादर ऑफ बैक्टीरिया। तो ये कुछ सिंपल तरीके से आपको बैक्टीरिया की हिस्ट्री के बारे में बताई गई। सबसे पहले क्या आया, उसके बाद धीरे धीरे कंडीशन बदला और 1835 में बैक्टीरिया को रॉड शेप्ड बैक्टीरिया का नाम रख दिया गया। किसके द्वारा? एरनबर्ग के द्वारा। फिर एक बात करते हैं एक और साइंटिस्ट का जिनका नाम है लुईस पास्चर। बहुत नाम सुने होंगे। लुईस पास्चर का जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि लुईस पास्चर कौन है। लुईस पास्चर को यहाँ ही नहीं आपको लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक इनके बारे में बताया जाता है। इनको कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोब्स की खोज जिसने सबसे पहले किया था उसका नाम था लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ को देखा सबसे पहले 1859 में ग्रोथ को देखा। और ग्रोथ को देखने के बाद उन्होंने एक प्रोसेस खोजा जिसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन होता क्या है? सिंपल वे में एक तरीके से कहा जाए कि जहां पे भी ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है और किसी भी प्रोडक्ट का, शुगर प्रोडक्ट का अगर किण्वन करा दिया जाए, अगर उसको छोड़ दिया जाए खुले में, तो उसमें कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेवलप करते हैं और डेवलप करने के साथ ही साथ वो अपने शुगर के मालिक्यूल को कन्वर्ट करके एल्कोहल बना देते हैं। और जब भी एल्कोहल या एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। चूंकि पास्चर ने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ये प्रोसेस किया था और फर्मेंटेशन के प्रोसेस को डेसिफर किया था, इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो वो हिस्ट्री था। इसके बाद बात करेंगे एक और साइंटिस्ट का जिनका नाम था रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने बहुत सारे बैक्टीरिया पे काम किया था। उसमें कुछ आपका जाना पहचाना नाम आपके सामने है, जैसे कॉलेरा बैक्टीरिया। कॉलेरा बैक्टीरिया को साइंटिफिक नेम इसका है विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी, यह इससे जो एक डिजीज होता है उसे हम कहते हैं कॉलेरा। उसके बाद एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स भी एक डिजीज है, एंथ्रेक्सिस। एंथ्रेसिस एक बैक्टीरिया है जिसके द्वारा क्या होता है? एंथ्रेक्स होता है। और एक और डिजीज है जिसको हम कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस या टीबी। कॉमन नेम में टीबी कहा जाता है। यह होता है, वह बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस।
ये बैक्टीरिया है, ये डिजीज होते हैं। रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले कुछ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया पे वर्क किया, उनके डिजीज के बारे में पता लगाया, और पता लगाने के बाद उन्होंने एक थ्योरी दिया, जर्म प्लाज्म थियरी, जर्म प्लाज्म डिजीज थियरी। यानी इनका कहने का ये प्रोसेस था कि कोई भी डिजीज अगर कोई बैक्टीरिया काज करता है तो उसके प्लाज्म या उसके जर्म फिर एक नेक्स्ट डिजीज डेवलप कर सकते हैं उसी तरीके का। यानी कि डिजीज ही डिजीज पैदा करता है, इसलिए उन्होंने एक नाम दे दिया जर्म प्लाज्म थियरी। अब बात करते हैं, इन्होंने कुछ पोस्टुलेट भी दिए थे, आगे हम बताएंगे जब प्रोसेस पढ़ते हैं तब बैक्टीरिया के बारे में बताया जाएगा कुछ पोस्टुलेट क्या है। एक साइंटिस्ट और हुए जिनका नाम था हुज, सी हुज, कार्ल हुज कहते हैं इनको। इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया पे फोकस किया था, बैक्टीरिया को डिवाइड किया था, बैक्टीरिया को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था इस पे इन्होंने फोकस किया था, और ये काम इन्होंने 1977 में किया, 1977 में। तो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया था? तो बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन कई सारे प्रोसेस लगा के ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने आपको बताया भी था कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ, उसके बेस पे इन्होंने बैक्टीरिया को डिवाइड किया। और सबसे पहले बैक्टीरिया को डिवाइड करने का काम इन्होंने किया था, जिसमें दो बैक्टीरिया को पर्टिकुलर इन्होंने जगह दिया, एक था आर्की बैक्टीरिया और एक था यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, इस पे फोकस किया था। अब आइए हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया पे। लेकिन बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू जानते हैं कि पूरे ऑर्गेनिज्म को कैसे डिवाइड किया गया। थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि बिना मुझे लगा कि बिना कॉन्सेप्ट जाने हुए किसी चीज को समझना सही नहीं रहेगा। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे पाए जाते हैं उनको कैसे डिवाइड किया गया, उनको कहाँ रखा गया, इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। बाकी हम जब पढ़ाएंगे आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, जितने बायोडायवर्सिटी के क्लासिफिकेशन है आपको एकदम सिंपल वे में बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू लिया जाए कि क्या है क्लासिफिकेशन। कई तरीके से किया जाता है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं तो दो तरीके से आपके दिमाग में सुने होंगे, एक नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिंपल वे में डिवाइड कर दिया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बस ये बात याद रखनी है यहाँ पे कि जो ऑर्गेनिज्म में यूज हम माइक्रोस्कोप का करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन विदाउट माइक्रोस्कोप हम उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उसे देख नहीं सकते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वह ऑर्गेनिज्म जिसको हम नेकेड आई से, खुली आंखों से देख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मैक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन सिंपल वे है कि अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप के सहायता से देखते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नहीं देख पाते हैं तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन नेकेड आई से जो इसको दिखाई दे। अब आप कहेंगे कैसे? तो प्लांट आप आंख से देख सकते हैं, किसी एनिमल को आंख से देख सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस को हम आंखों से नहीं देख सकते। और जिसको भी हम आंखों से नहीं देख सकते हैं उसको हम कहाँ रखते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रखते हैं। ये तो था सिंपल वे में किसी कंडीशन में किसी ऑर्गेनिज्म को कैसे डिवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई किया गया सबको। तो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने वर्क किया, लेकिन हमको सिर्फ यहाँ पे किसी साइंटिस्ट के पर्टिकुलर कंडीशन को नहीं पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर के बेस पे, सेल स्ट्रक्चर के बेस पे इसको कैसे डिवाइड किया गया है उसी को सिंपल वे में जानना है। हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट से मतलब है, कॉन्सेप्ट समझेंगे। केवल ये देखा गया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंस है, तो उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में न्यूक्लियस के प्रेजेंस या न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के प्रेजेंस, स्ट्रक्चर जो है उसके बेस पे कैसे डिवाइड किया गया। तो ऑर्गेनिज्म को दो तरीके से डिवाइड किया गया, एक को कहा गया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और एक को कहा गया यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मीन एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक।
यूकैरियोटिक किसे कहते हैं? जिसमें यू लिखा है, देखिए यहां पे क्या लिखा है, यू। जब हम सेल स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे यू। यू का मतलब होता है ट्रू। तो ट्रू यानी कि जिसमें न्यूक्लियस कैसा है, ट्रू है। जिसमें केंद्रक कैसा पाया जाता है, एकदम ट्रू पाया जाता है, उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। ये क्या मतलब कहा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जहां पे होता है उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक। जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है और उसकी जगह पे फॉल्स न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉल्स न्यूक्लियस या इनसिपिएंट न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट। हम डिटेल में जानेंगे एक एक करके कि कैसे प्रोकैरियोट है, कैसे यूकैरियोट है, कैसे मेसोकैरियोट है, लेकिन सिंपल वे में जानिए कि एक होता है प्रोकैरियोट और एक होता है यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में प्रोटिस्ट को रखा गया। अब कहेंगे प्रोटिस्ट क्या है, ये भी क्लासिफिकेशन हम आगे चल के बताएंगे, लेकिन बस जान लीजिए प्रोटिस्ट में किसको किसको रखा गया है? फंजाई को रखा गया है, प्रोटोजोआ को रखा गया है, एल्गी को रखा गया है। तो प्रोटोजोआ एल्गी किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा में रखा गया। दूसरा है प्लांटी, यानी कि जितने भी प्लांट है प्लांटी में रखा गया और जितने भी एनिमल है एनिमल में रखा गया। अब बात करेंगे बैक्टीरिया को कहां रखा गया। तो बैक्टीरिया को कहां रखा गया? प्रोकैरियोट। अब प्रोकैरियोटिक को जहां रखा गया उसमें दो तरीके का बैक्टीरिया था। एक था यूकैरियोटिक यू बैक्टीरिया और एक था आर्की बैक्टीरिया। एक यू बैक्टीरिया और एक आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में बहुत सारे बैक्टीरिया होता है। एक को कहते हैं ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया, एक को कहते हैं नॉन ग्रामिंग स्टेनिंग बैक्टीरिया। यानी कि जो ग्राम स्टेनिंग लेती है उसे हम ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया कहते हैं, जिसमें दो तरीके का होता है। एक होता है पॉजिटिव ग्राम स्टेनिंग और एक होता है निगेटिव ग्राम स्टेनिंग। अभी सारी डिटेल हम बताएंगे एक एक करके कैसे स्टेनिंग की जाती है और किसने इसको डेसिफर किया था, किसने इसको डिस्कवर किया था, उसके बारे में भी जानेंगे। फिर ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया, नॉन ग्रामीण स्टेनिंग बैक्टीरिया क्या होता है, इसको जानेंगे। फिर एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज एक ऐसा बैक्टीरिया है जो देखने में कैसा लगता है? देखने में तो लगता है फंजाई की तरह, लेकिन वर्क करता है बैक्टीरिया की तरह। इसमें इसकी जो बॉडी होती है वो कैसे दिखती है? फंजाई की तरह, यानी एक माइसेलियम की तरह इसकी बॉडी दिखती है, एक हाइफी की तरह इसकी बॉडी होती है, लेकिन ये वर्क करता है बैक्टीरिया की तरह, इसलिए इसको एक्टिनोमाइसिटीज में रखा गया है। और एक बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया। मैं इसको बताया भी था कि इसको एल्गी में भी रखा जाता है और इसको बैक्टीरिया में रखा जाता है, क्योंकि इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। हम इसको पिछले क्लास में आपको बताए भी थे कि 90% ऑक्सीजन यही प्रोड्यूस करता है। तो एक है साइनोबैक्टीरिया। एक बात और आपको जाननी पड़ेगी, यहाँ लिखा हुआ है नॉन ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया। तो नॉन ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया किसे कहते हैं? जैसे एक और नाम जानते होंगे, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा एक सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। पूरे एक चीज एकदम ध्यान से लगा के पढ़िएगा, ये आपको यही नहीं, ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे किसी मेडिकल का एग्जाम हो, या किसी भी नॉन टीचिंग या टीचिंग का एग्जाम अगर आप देते हैं, एसएससी का एग्जाम देते हैं, तो वहां पे पूछा जाता है सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म अर्थ पे कौन पाया जाता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो ऑर्गेनिज्म है पूरे धरती का, उसे हम क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा क्या है? एक तरीके का बैक्टीरिया है, और यही बैक्टीरिया सबसे माइन्यूट बैक्टीरिया है जो धरती पे पाया जाता है। आगे भी अभी बहुत सारी चीजें बतानी है, बहुत सारी इंट्रोडक्शन इसकी बाकी है, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, एक एक चीज समझ के पढ़ेंगे। इस क्लास को यहीं रोकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।